हुआ क्या था उस रात? आपका कैरेक्टराइजेशन नहीं, आपके डायलॉग्स इतने पावरफुल नहीं है, तभी तो आप अटेंशन होल्ड नहीं कर पा रहे हो। ये मैं ऑडियंस के लिए नहीं बना रहा हूँ। जिंदगी कैसी है पहेली, कभी हंसाए कभी रुलाए। कुछ ऐसे ही एहसासों को शब्दों में ढालकर दिलों तक पहुंचाने वाले शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार, मैं ती सिंह राठौर आपका स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नीलेश मिश्रा जी। बॉलीवुड के कई गाने लिखे और सबसे बड़ी बात है उनकी शॉर्ट फिल्म आने वाली है। तो आज उनकी लाइफ से जुड़े सवाल, उनके काम के पीछे जो कहानियाँ वो बताते हैं, उसके पीछे का जो संघर्ष है, और मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनकी शॉर्ट फिल्म आने वाली है। तो ये सारी बातें आज उनसे जानेंगे। वेलकम टू द शो सर, 4 PM। थैंक यू। हेलो सर। तो सर, सबसे पहले मेरा जो आप सवाल है वो, आप पत्रकार से स्टोरी टेलर कैसे बने? मैं अपने करियर में पत्रकार और उसमें भी रिपोर्टर रहा और बहुत देश भर में काफ़ी ट्रैवल किया, अलग अलग लोगों से लगातार मिलता रहा, और जो ह्यूमन नैरेटिव्स थे, लोगों की कहानियाँ थीं, वो मेरे लिखने के तरीके में भी आई। तो मुझे लगता है कि मेरे पत्रकारिता में भी एक स्टोरी टेलिंग हमेशा रही, जिसको लॉन्ग फॉर्म राइटिंग कहते हैं। और उसके बाद इत्तेफाकों का सिलसिला हुआ। मैंने एक बैंड बनाया, म्यूज़िक बैंड बनाया अपना, अपनी नौकरी से सबैटिकल लेके, फिर नौकरी छोड़ दी। फिर बैंड के लिए रेडियो पार्टनर ढूंढना था, तो रेडियो शो आ गया, और फिर एक अलग दिशा में चल पड़ी ज़िंदगी, और जो कभी न सोचा था न चाहा था, लेकिन एक अलग यात्रा शुरू हो गई। तो आपका यादों का जो इडियट बॉक्स जो शो है वो कमाल का है, वन ऑफ माय फेवरेट शोज है। तो ये शुरू करने का आपकी क्या इंस्पिरेशन रही कि कैसे ये शो शुरू करना है? एंड द नेम इज़, ये थोड़ा मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ये क्या सोच के आपने रखा? वही, जैसा मैंने बताया कि एक इत्तेफाक था कि हमने बैंड बनाया, और बैंड का एक एल्बम था, और एल्बम के लिए हमें रेडियो पार्टनर चाहिए था। और रेडियो नेटवर्क ने मुझसे पूछा कि क्या आप शो करेंगे। तो हमारा कभी भी इरादा नहीं था और न सोचा था कि करेंगे, लेकिन आई एंडेड अप डूइंग द शो। और यादों का एडिट बॉक्स जो असल में एक गाना था, जो उस बैंड का एल्बम का पहला गाना था। ओके ओके। यादों के एडिट बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो, जो कि शो का सॉर्ट ऑफ सिग्नेचर सॉन्ग भी है, जो नॉस्टैल्जिया के बारे में था कि हमारी यादों का जो एक झरोखा है, उसके अंदर कैसी कैसी यादें हैं, और इट वाज अ नाइस पेपी सॉन्ग। तो वो फिर नाम प्लेटफॉर्म को बहुत पसंद आ गया, और उन्होंने यही नाम शो का रखने का सुझाव दिया, और इस तरह से एक नई जर्नी शुरू हुई। तो सर, जैसे आप जो स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो ये आपकी रियल लाइफ से कुछ चीज़ें इंस्पायर्ड होती हैं, या स्टोरी कहीं से आप उठाते हैं, या फिर ये क्या है, कैसे आप एक ऐसे चीज़ें कर पाते हैं? मतलब आपकी लाइफ से कोई चीज़ ऐसी इंस्पायर्ड है, आपकी स्टोरीज़ में होती हैं? कोई भी क्रिएटिव प्रोफेशनल, चाहे राइटर हो या पोएट हो या इवन एक्टर हो, उनकी जो असली ज़िंदगी होती है वो ज़रूर किसी न किसी तरह से आ ही जाती है उनके काम में। तो कुछ ना कुछ इंस्पायर करती है, और मेरे भी काम में, मेरी राइटिंग में, या मेरी जर्नलिज्म में, या मेरी किताबों में, या गानों में बिल्कुल है वो। और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि किसी भी राइटर को एक अच्छा राइटर होने के लिए एक अच्छा ऑब्जर्वर और अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने पत्रकारिता से सीखा, ध्यान से सुनना। आजकल पत्रकारिता में एक नई बीमारी आ गई है कि पत्रकारों को कई बार लगता है कि
वो ख़बर कवर नहीं कर रहे हैं, वही ख़ुद ख़बर है। बीच में इंटरजेक्ट करना या वो कहीं पहुंच गए तो कि मैं यहाँ आ गया हूँ वगैरह, लेकिन मुझे लगता है कि जो ह्यूमिलिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्रिएटिविटी में। और जब वो ह्यूमिलिटी रहेगी तो आप संवेदना के साथ अपने सामने वाले को, दुनिया को इंटरप्रेट कर पाएंगे, उनकी नज़र से दुनिया को देख पाएंगे। तो वो हमेशा कोशिश की और वही फिर कहानियों में आई। तो कहानियाँ जो पहला सीज़न था शो का उसमें सारी मैंने लिखी, और उसके बाद बहुत से लोग लिखना चाहते थे शो के लिए, तो फिर मैंने एक मंडली बनाई राइटर्स की, जिसमें मैं उनको मेंटोर करता था और हम सब एक दूसरे से कुछ सीखते थे। और फिर वो सिलसिला निकला कि जो कहानियाँ वो लिखते रहे, एक छोटा सा समझिए गुरुकुल जैसा समझ लीजिए। कभी कभी मैं लिखता था, लेकिन ज़्यादातर कहानियाँ मंडली की लिखी हुई थी, सारी ओरिजिनल मौलिक कहानियाँ। और बहुत तपस्या का काम है हर रोज़ एक नई कहानी नरेट करना, क्योंकि वो हर रोज़ नई कहानी लिखी जाएगी, उसमें हफ्तों लगते हैं, फिर रीराइट्स होते हैं, ये वो ऐसा। तो सर आप जैसे आप पत्रकार भी हैं, स्टोरी टेलर भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपने अब एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो हाँ मुझे बहुत वो लगा कि आप मतलब इतनी सारी चीज़ों को कैसे आप बैलेंस करें, और एज अ डायरेक्टर फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस कैसे है कि स्टोरी टेलर से एकदम डायरेक्टर, एंड आप उसमें एक्ट भी कर रहे थे, इट्स वेरी गुड, मतलब कैसे आपने किया? एक तरह से देखें तो मैंने 15 साल से अभिनय ही किया है माइक के सामने, कैमरा के सामने नहीं किया, लेकिन अभिनय ही किया है। तो इतना नया नहीं था, लेकिन ज़रूर एक्ट करना, क्योंकि कई मेरे पास जो प्रपोजल्स आए थे OTT सीरीज़ में वगैरह एक्ट करने के, एक बहुत बड़ा OTT शो जो अब सबसे बड़े OTT शोज़ में है, उसमें वन ऑफ द 3 मेन कैरेक्टर्स में से एक में मुझे कास्ट किया था 2-3 साल पहले, और मेरी एक ही शर्त थी कि मैं गाली नहीं दूंगा, और उन्होंने कहा कि नहीं, कैरेक्टर पढ़ा लिखा है, आप प्लीज़ आइए। और मैं इसी शर्त पे सब चीज़ फाइनल हो गई थी, मैं गया बॉम्बे और हमारी वर्कशॉप हुई, और लेकिन उन्होंने कहा कि सर आपको भर भर के गालियाँ देनी होंगी। तो उसी शाम को मैंने वो शो छोड़ दिया। इसलिए मुझे अभिनय करने में आपत्ति नहीं थी, और एक उत्सुकता भी थी कि चलो एक नई चीज़ करके देखते हैं। डेस्परेशन नहीं था, मैं लालची हूँ नई नई चीज़ें करने के लिए, वो मैं करता रहता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है। तो मुझे एक समय के बाद लगा कि अगर मैं अपनी शर्तों पे और अपनी जो एथिकल लक्ष्मण रेखाएं हैं उनके साथ कुछ बना पाऊँ जिसमें मेरा कंट्रोल हो, तो क्यों ना वो किया जाए। तो हमने फिर एक फिल्म्स का वर्टिकल बनाया है, जो लार्जर हमारी ब्रांड है स्लो, उसमें स्लो मोशन पिक्चर्स करके। तो उसमें ये पहली फिल्म है, ये शॉर्ट फिल्म नहीं है असल में, ये 40 मिनट की फिल्म है, मिनी फीचर फिल्म है। ये फिल्म की तरह ही सोची गई है, इसमें 2 गाने भी हैं, और इसको कंसेप्चुअलाइज फीचर फिल्म की तरह ही किया गया है। अगर हम लेंथ बढ़ा देते तो फीचर फिल्म भी हो सकती थी। तो हम हालांकि आगे हम फीचर फिल्म्स पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो है एक नई विधा को हम शुरू कर रहे हैं, जो कि है कम्यूट फिल्म्स। जब आप कम्यूट करते हैं घर से ऑफिस तक या ऑफिस से घर, तो उस यात्रा के दौरान आप पूरी फिल्म ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए डिज़ाइन की गई फिल्म्स।
तो ये कम्यूट फिल्म है, जो आप मेट्रो में बैठे हैं, बस में जा रहे हैं, कैब में हैं। क्योंकि औसत हमने थोड़ा रिसर्च किया था कि औसतन भारत में लोगों को 50 मिनट लगते हैं अपने घर से ऑफिस जाने में, एवरेज। तो हमने उसके अराउंड डिज़ाइन किया है इसको, इस फिल्म को, और ऐसी और भी फिल्में हैं जो हम कर रहे हैं। तो ये कूद जो फिल्म आई है वो दो अजनबियों की कहानी है जो एक सुबह एक ही पुल पे अपनी जान देने के लिए आ जाते हैं। वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, उनकी परिस्थितियाँ अलग हैं, और वो कहीं ना कहीं जो आज का जो 21वीं सदी का भारत है, सामाजिक रिश्ते बदल रहे हैं, मॉरल वैल्यूज़ बदल रही हैं, कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्ट, वो कारण है जिसके कारण वो मजबूर होते हैं वहाँ आने के लिए। तो उसकी कहानी है कि फिर आगे क्या होता है। इसके बाद हम अपनी अगली फिल्म के साथ भी तैयार हैं, वो फीचर फिल्म है, और फिर हम अभी मई में एक और ऐसी कम्यूट फिल्म 40 मिनट्स की शूट करेंगे। तो कुछ ना कुछ होपफुली सिलसिला चलता रहेगा। तो सर, जैसे आपने कहा कि आपने ऐसा मतलब लक्ष्मण रेखा बना ली, इज़ लाइक दैट, तो क्या मतलब एक जो जैसे कि कोई भी इंसान अगर लाइफ में कुछ सीखना चाहता है या फिर, तो आपने उस चीज़ के बाद अपना ये चीज़ शुरू किया, मतलब वो चीज़ आपको ट्रिगर्ड करी कि मैं गाली नहीं दे सकता, जैसे आपने कहा कि आपने एक बाउंड्री बनाई है, तो मतलब कि आपने उस चीज़ के बाद ये शुरू किया, या फिर ये आपने सोचा हुआ था कि मुझे करना है, एज अ डायरेक्ट करना है, या कभी शॉर्ट फिल्म बनानी है, या इस एज अ एक्टर भी काम करना है, या ये वो चीज़ आपको ट्रिगर करी कि नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता, तो मुझे अब ये शुरू करना चाहिए, या मुझे अपना खुद का कुछ बनाना चाहिए, ऐसा? हाँ, मुझे लगता है कि ये छोटा सा विद्रोह है मेरा, क्योंकि वो किस्सा हुआ और उसके बाद एक और उस किस्से के बाद एक और नेटफ्लिक्स की सीरीज़ मुझे ऑफ़र की गई थी जो 8 एपिसोड की थी, और उसमें उनको कुछ मेरा ना ऑडिशन करना था ना कुछ नहीं करना था, बस मुझे काम करना था। ओके। और कि वो कुछ हरियाणा के परिवेश में सेट थी, और उसमें फिर उन्होंने कहा कि वो एक चाइल्ड मोलेस्टर का रोल है। ओके। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर मुझे कास्टिंग एजेंसीज़ के ये जो ऑफ़र्स आ रहे थे, इनको एंटरटेन करना है, तो फिर चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। वो पात्र मैंने नहीं क्रिएट किया, वो कहानी मैंने नहीं क्रिएट की है, और जब शूट होने के बाद भी कोई कंट्रोल नहीं है मेरा उस पर। तो वहीं से ये बात शुरू हुई कि हम लखनऊ से, हम छोटे शहरों से हम क्रिएट करना शुरू करें सिनेमैटिक कंटेंट। अभी क्या होता है कि मुंबई में कोई फिल्म कंसीव होती है और लखनऊ में या भोपाल में या जयपुर में शूट होती है, यानी कि ये जो छोटे शहर का हिंदुस्तान है, ये सिर्फ लोकेशन हो जाता है, और फिर यहाँ के जो कलाकार हैं वो एक सब्सिडरी छोटे मोटे कैरेक्टर्स के रूप में उनको कास्ट कर लिया जाता है। हम इसका उल्टा कर रहे हैं, हम कंसीव यहाँ पर कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को, हम यहाँ के कलाकारों के साथ खूब काम कर रहे हैं, और बेशक अगर मुंबई के कोई साथी हमसे जुड़ना चाहें या हमको वो उपयुक्त लगें तो हम उनको जोड़ रहे हैं, लेकिन द फिल्म्स विल बी प्लान्ड हियर इन इंडियाज़ हार्टलैंड। तो ये छोटा सा एक विद्रोह है जिसमें मेरा मानना है कि किसी भी राइटर के लिए जब राइटिंग में वो कच्चे होते हैं ना, तब वो गालियों का प्रयोग करने लग जाते हैं, जब शॉर्टकट चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि पहले की फिल्मों में वायलेंस नहीं था, बुरे लोग नहीं थे, गुस्सा नहीं था, ऐसा तो नहीं है, लेकिन पहले तो लैंग्वेज
क्लीन होती थी या ऐसी तो नहीं होती थी कि आप अडल्ट्स भी देखते हुए कतरा जाएं, आंखें मूंद लें, राइट। हाँ, इस एक चीज़ में एक्सेप्शन कहूँगा कि जो अभी हाल में मैंने एक बड़े अखबार में इस बात पे लिखा, मुझे बड़ा गुस्सा है इस बात पे, तो वो एक काउंटर नैरेटिव था, तो क्योंकि लोग अक्सर ऐसा कहते नहीं हैं तो काफ़ी उसकी चर्चा हुई थी कि देखिए अभी जो एक गाना आया था नोरा फतेही वगैरह वाला, और भी ऐसे कुछ हुए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में कि पहले भी अडल्ट फिल्म्स थी, राइट, लेकिन उस सिनेमा हॉल में बच्चा नहीं जा सकता था। लेकिन जब YouTube पे ये कंटेंट आता है तो वो कंटेंट बच्चों के पास, टीनेजर्स के पास भी जा सकता है। और ऐसी बहुत सी स्टडीज़ हैं, अमेरिका में स्टडीज़ हुई हैं कि जब ऐसा कंटेंट टीनेजर्स या बच्चे देखते हैं जो एक्सेसिव वायलेंस जिसमें होता है या अब्यूजिव लैंग्वेज होती है, गाली गलौज होता है, तो इसका बहुत गहरा असर उनके ऊपर पड़ता है। जैसे टीनेजर्स में अंडर एज सेक्स के लिए की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जो कि अमेरिका में बहुत बड़ी समस्या है। और यही सारी जो पश्चिम की बीमारियां हैं वो हमारे समाज में, हमारे कल्चर में धीरे धीरे वही सब आ रही हैं। तो जो कंटेंट आप देखते हैं इसका बहुत गहरा असर होगा, राइट। तो मेरा ये मानना है कि हम मास कंटेंट बनाएं, एंटरटेनिंग कंटेंट बनाएं, लेकिन उसके लिए शॉर्टकट्स न इस्तेमाल करें। हम ज़्यादा मेहनत करें राइटिंग पे। आपको किसी ने सपोज मारा पीटा है या किसी पात्र ने किसी की हत्या भी कर दी है, तो इसके लिए पहले आपकी उसकी आंतें बाहर निकलती हुई या सर के परखच्चे उड़ते हुए तो नहीं दिखाया जाता था ना। ये आवश्यक नहीं है, ये टिटिलेशन है। ये टिटिलेशन है जो राइटर्स और डायरेक्टर्स और प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो दिमाग में जो केमिकल्स सिक्रेट होते हैं जैसे डोपामीन, उसका रश मिलता रहे हमें। तो हम जो करना चाह रहे हैं, हम वो करना चाह रहे हैं जिसमें गंभीर मुद्दे भी होंगे, अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, हर तरह के पात्र होंगे। एक हम अभी थ्रिलर पे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी शॉर्टकट की तरह इन चीज़ों को नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। सेक्सुअल कंटेंट, गाली गलौज, अननेसेसरी वायलेंस। हाँ, तो सर जितने और डायरेक्टर्स हैं वो कहते हैं कि हम स्टोरी वो बनाते हैं मतलब जो लोगों को पसंद आती है। तो ऑडियंस की तो जो हमें लगता है यूथ जो है वो सबसे ज़्यादा, चाहे धुरंधर का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है ना। तो आपने वायलेंस की बात करी, गालियों की बात करी, आजकल हर मूवी, हर गाने में इस तरह का कंटेंट चल रहा है। जब भी उनसे इस चीज़ को लेकर सवाल किया जाता है, क्योंकि मैं भी एंटरटेनमेंट पूरा एरिया संभालती हूँ, तो मुझे पता है कि जब भी मैं डायरेक्टर्स के इंटरव्यू सुनती हूँ तो उनका ये रहता है कि ये लोगों से ही निकल के आई हैं चीज़ें। तो अगर आपको क्या लगता है कि आप बिना गाली के और बिना किसी वल्गर कंटेंट के, बिना उसके अगर आप परोसोगे तो ऑडियंस पसंद करेगी? वो पसंद करे या नहीं ये तो दूसरा सवाल है, मतलब सेकंड क्वेश्चन है। पहला सवाल ये है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप रियलिस्टिक लोगों को दिखा रहे हैं। रियलिस्टिक लोग गाली दे के बात करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, ये मेरी आप कमज़ोरी समझ लें या एक खूबी समझ लें। मेरी प्रॉब्लम उस कंटेंट के बनने से नहीं है, मेरी प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन से है, राइट। जब समय रहना या जो वो जिन्होंने बात कही थी बियर बाइसेप्स, राइट, जब वो एक बंद कमरे में एक इवेंट करते हैं और जिसमें अडल्ट्स बैठे हैं और अडल्ट्स वाली बातें कर रहे हैं, इससे किसी को क्या समस्या हो सकती है, लेकिन आप उसको शूट कर रहे हैं और वो शूट करके इंटरनेट पे आ रहा है, ठीक है, वो इंटरनेट पे आ रहा है। अब आपने कहा कि नहीं ये तो सिर्फ मेंबर्स के लिए था, सबके लिए नहीं था, पर बाहर तो आ गया ना, एक बार इंटरनेट पे आ गया, विच मीन्स इंटरनेट कभी भूलता नहीं है, वो क्लिप्स आपको मिल जाएंगे, आज भी मिल जाएंगे। तो मेरी प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन से है। वो जिस ऑडियंस के लिए बना है, अगर अडल्ट ऑडियंस के लिए बना है तो
फिर हमें इंश्योर करना होगा कि सिर्फ अडल्ट्स देख पाएँ। ये लॉजिक उन्हीं निर्देशकों का या कलाकारों का मेरे गले नहीं उतरता है कि फिर बच्चों को मत दिखाइए, टीवी बंद कर दीजिए। नहीं, ये क्योंकि मास प्लेटफॉर्म्स पे यूट्यूब एक मास प्लेटफॉर्म है। बच्चा नर्सरी राइम देखना शुरू करेगा या लोकगीत सुनना शुरू करेगा या कार्टून देखना शुरू करेगा, और कब एल्गोरिदम उसको ले जाएगा एक गंदी भद्दी फिल्म के तक, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं। इस पे एक बड़े ग्लोबल कॉरपोरेशन का कंट्रोल है जिसने डिज़ाइन किया है कि आपने एक वीडियो कंटेंट ख़त्म किया तो दूसरे में चले गए, तो दूसरे में चले गए, किस तरह का आप ज़्यादा देख रहे हैं, कितने मिनट देख रहे हैं आप, राइट। सो प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन से है। बहुत समय पहले जब ये फिल्म आई थी, आमिर खान की फिल्म थी जिसमें डी के बोस नाम का गाना था, क्या नाम था उस फिल्म का, दिल्ली बेली। तो एक टीवी डिबेट में मुझे आमंत्रित किया गया और उसमें जो दिग्गज राइटर हैं राजेंद्र यादव, जिनका देहांत हो गया, वो थे। और राजेंद्र जी का हमेशा ये मानना रहा था कि किताबों में गालियाँ होनी चाहिए, जैसे लोग बोलते हैं वैसा होना चाहिए, और होता था। तो उन्होंने उस डिबेट में कहा कि आप लोग गरीबों की भाषा को अपने घरों में, आप नहीं चाहते कि उसकी ज़बान आपके घरों को मैला करे। जो मतलब पूरे रिस्पेक्ट के साथ मैं कहूँगा कि मैं असहमत हूँ पूरी तरह से कि इसमें गरीबों और अमीरों की तो बात ही नहीं आई। आज के ज़माने में जब कंटेंट का इतना बड़ा एक्सप्लोजन है, कंटेंट से आप बच नहीं सकते हैं। आप दिन में 6, 7, 8 घंटे कई बार ज़्यादा कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं। वो कंटेंट आपके माइंड को शेप कर रहा है। वो जो आप फिल्मों की क्लिप्स देख रहे हैं, जब ये नोरा फतेही वाला गाना जब आया तब तक फिल्म सेंसर नहीं हुई थी। नो। तो बिना सेंसर किए वो आ सकता है। और उस गाने में जो आपने सुना, आप क्या 1 साल पहले भी कल्पना कर सकते थे कि ये लिखा जा सकता है किसी गाने में? तो हम कॉन्स्टेंटली अलग अलग लक्ष्मण रेखाओं को तोड़ रहे हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जब आपने वो समय रैना का एपिसोड देखा, रणवीर अलाहाबादिया का, क्या आप कल्पना कर सकते थे कि कोई कैमरा पे ऐसी बात कह सकता है? आप नहीं कर सकते थे। तो एवरी टाइम कोई पुशिंग दी एनवेलप करता है, थोड़ा आगे, चलो थोड़ा आगे करते हैं, राइट। और आप फिर वहाँ पहुँच जाते हैं जो मतलब सही और गलत के बीच में कौन सी लक्ष्मण रेखा है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, राइट, कि क्या ठीक है क्या गलत है। लेकिन हम ये बिल्कुल अग्री कर सके ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो कहा ही नहीं जा सकता है। वो चीज़ें अब मेन स्ट्रीम में आ रही हैं जो नहीं कही जा सकती हैं। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम कि अगर हम अपने राइटिंग पे काम करेंगे, जब मेरा बहुत ही क्लियर एज अ राइटर मैं ये कह सकता हूँ खुल के कि जब राइटर्स अपने काम पर पूरी मेहनत नहीं करते हैं तो वो ऐसे शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं जो अनएक्सेप्टेबल है। अब आपके प्लॉट में इतना ड्रामा नहीं है, आपका कैरेक्टराइजेशन नहीं है, आपके डायलॉग्स इतने पावरफुल नहीं है, तभी तो आप अटेंशन होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तभी तो आप गाली गलौज यूज़ कर रहे हो, राइट। तो आप जैसे ये स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे आपने कूद के बारे में भी बताया उसके बारे में, तो आपने कहा कि आप ये सारी चीज़ें, ये नैरेटिव यूज़ नहीं करेंगे। जिस तरीके से गाली और वल्गैरिटी और इन सब चीज़ों का यूज़ किया जा रहा है, तो ये एक लार्ज स्केल में बन रही हैं, ठीक है ना। और आपने अभी ये जर्नी शुरू करी है, तो आपको क्या लगता है कि ये आपकी जो स्टोरीज़ हैं ये बैक डाल पाएंगी? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, जितनी हमारी जो यूथ है वो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वो चेंज हो चुकी है, उनका चीज़ें बहुत कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। उनका अगर मैं कहूँगी कि अगर आपका शॉर्ट फिल्म अगर इस पर आई, ठीक है, मान ली किसी ने देखा, तो जो यूथ होगा, मुझे लगता है कि जो लोग पसंद करते हैं वैसे बिना गाली वाले कंटेंट वो बिल्कुल पसंद करेंगे। बट आप ऐसी कैसे यहाँ पे स्टैंड आउट कर पाओगे कि बिना मैं किसी प्रतिस्पर्धा या रेस में नहीं हूँ। कहानियाँ लिख के, फिल्में बना के देश बदल जाएगा, मैं ऐसे किसी भी भ्रम में नहीं हूँ। लेकिन मुझे पता है कि इस देश में मेरी एक जगह है और उस बड़े मेन स्ट्रीम के अंदर मेरा एक छोटा मेन स्ट्रीम है।
वो करोड़ों लोग जो रोज़ रात को सारे काम छोड़कर रेडियो पर मुझे सुनते रहे, 10 साल 15 साल, वो लोग जो बचपन से लेके अब तक बड़े होने तक, या अपने पोते पोती अपने दादा दादी के साथ सुनते रहे, मैं जानता हूँ कि मेरा रिश्ता उनसे बहुत मजबूत है, राइट। वो भी करोड़ों में है, वो संख्या कई देशों की जनसंख्या के बराबर है। तो वो बड़े मेन स्ट्रीम में, मेरा छोटा मेन स्ट्रीम है, पर मैं मेन स्ट्रीम पे खेल रहा हूँ, मैं मेन पिच पे हूँ, मैं हाशिए पे नहीं हूँ, मैं पैरेलल सिनेमा नहीं बना रहा हूँ, मैं फ्रिंज नहीं बना रहा हूँ, मैं मेन स्ट्रीम ऑडियंस के लिए कंटेंट बना रहा हूँ। मैं शॉर्ट फिल्म नहीं बना रहा हूँ जो कोई आर्ट सिनेमा है, नॉट एट ऑल। ये बिल्कुल मेन मास ऑडियंस के लिए। इसमें से निस्संदेह मैं मुखर होकर ऐसी बातें करता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे कई दोस्त होंगे मुझसे नाराज हो जाएंगे, फिल्मों में दोस्त हैं, उनको लगेगा ये क्या, ये संत महात्मा वाली बात करते रहते हैं हमेशा, ये क्या मतलब है इस बात का। मैं जानता हूँ ये, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इस बात में, चाहे ये अनफैशनेबल भी लगे लोगों को, और लगातार कहते रहने से, और अपना जो काम की लेगेसी है और आगे वाले काम की जो यात्रा है, मुझे लगता है कि लाखों लोगों तक ये बात पहुंचेगी और इसके टेकर्स होंगे, और नहीं भी हुए तो मैं ये सब स्वांतः सुखाए कर रहा हूँ अपने मन के अंतर के सुख के लिए। सर, मेरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है फिल्म इंडस्ट्री से, मैं इतना समझ गई हूँ कि आपने फिल्म इंडस्ट्री की उस पॉलिटिक्स को भी समझा होगा जब आप उसमें एंटर करोगे। जैसे आपने बताया कि छोटे कलाकारों को मौका नहीं मिलता, तो क्या आप अपनी जो शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, फीचर फिल्म बना रहे हैं, तो उसमें आप छोटे कलाकारों को रखेंगे? छोटे बड़े तो कलाकार होते ही नहीं है। जो कूद में जो मेरी को एक्टर हैं, ये उनकी फर्स्ट ऐसी फिल्म है। वो NSD की आर्टिस्ट हैं, केतकी कुलकर्णी, बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं। बल्कि मैं अपने आप को नौसिखिया सा महसूस कर रहा था एक फर्स्ट टाइम एक्टर होने के नाते, और अगली जो फिल्म है उसमें लखनऊ के ही कलाकार हैं। तो आपने कास्ट कर लिया है कि अभी कास्ट? वो शूट हो चुकी है, Okay, वो बन गई, अगली फिल्म भी हमारी बन चुकी है। तो जैसे आपने कास्ट कैसे किया? क्योंकि बॉलीवुड में जैसे मैं बताऊं कि मैं मुंबई गई, तो वहाँ पे कास्टिंग का क्या है कि अगर जैसे कोई नया टैलेंट है या कोई नया आया है, तो वो ऑडिशन कम सोशल मीडिया पे आपके फॉलोवर कितने हैं, कुछ सिनेरियो वहाँ का बदल चुका है, मुझे कोई लेना देना नहीं है किसके कितने फॉलोअर्स। तो आपने कैसे कास्टिंग की? हमने एक कास्टिंग कॉल दिया, हमने एक ब्रीफ बनाया, एक सीन दिया, और वो सीन लोगों को बोला कि वो शूट करके भेज दें। ओके, तो मतलब आपने हमारे पास सैकड़ों ऑडिशंस आए, हमने सब बहुत ध्यान से देखे, फिर एक शॉर्टलिस्ट मुझको दी गई, फिर शॉर्टलिस्ट। बहुत सिंपल तरीका था, हमें कोई मतलब नहीं है कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं, और ये सब बेवकूफ़ी के मानक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। न मैं नौकरी पे हायर करते समय बायोडाटा देखता हूँ किसी का, ना मुझे सोशल मीडिया अकाउंट से मतलब है, काम देखना है बस। तो आप, और बॉलीवुड की जो मेन आजकल पॉलिटिक्स है सर, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर मैं एक्टर बनने जाऊंगी तो वो चीज़ मुझे भी फेस आउट करनी पड़ेगी। तो जब आप फर्स्ट टाइम गए थे वहाँ पर, तो आपने कुछ ऐसा, या इंडस्ट्री में आपने कभी लाइफ में कुछ ऐसा फेस आउट किया जो आपको लगता है कि मुझे ज़रूर बताना चाहिए लोगों से कि हाँ ये चीज़ मैंने फेस आउट करी? क्योंकि एक तो आप, मतलब आपने जैसे बताया कि आप अपनी बाउंड्रीज़ में रह के चीज़ें करना चाहते हो, बट अगर आप गए थे फर्स्ट टाइम वहाँ पर, तो आपने कुछ ऐसा देखा होगा जो आपको लगा होगा कि यार ये बहुत ही ज़्यादा गलत है? मेरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जो रिश्ता रहा है वो एक आउटसाइडर का रहा है, क्योंकि मैं साथ में अपना करियर पत्रकारिता का परस्यू करता रहा, और फिर रेडियो हुआ तो रेडियो हो रहा था और साथ में ये हो रहा था। हाँ, एक टाइम पे फिर मैंने गाने लिखने शुरू किए, और लगभग 40-50 फिल्मों में लिखे गाने, और एक समय पे आके मैंने नाराज़ होकर गाना लिखना छोड़ दिया फिल्मों में। सर वजह? क्योंकि गाने लिखने की जो प्रक्रिया बन गई थी तब तक, वो बहुत बेतुकी थी। जब रिंगटोन्स आई तो रिंगटोन्स के बाद
जो कॉलर ट्यून होने लगी, तो उसके बाद आपको एक लाइन में कुछ उत्तेजक, कुछ शार्प कहना था जो रिंगटोन बन सके। इसने लिरिक राइटिंग को अफेक्ट करना शुरू किया। फिर उसके बाद जो म्यूज़िक लेबल्स थे वो गाने बनाने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा एंगेज होने लगे, जो कि पहले मेरे साथ कम से कम नहीं था। फिर कंपोज़र्स आपको हुक लाइन लिख के देने लगे कि ये है, बाकी का लिख दीजिए आप। तो राइटर जो था वो हाथ बांध के, पाँव बांध के लिख रहा था, और उसको मुझे लगा कि इससे मेरी जीविका तो चलती नहीं है, तो मुझे नहीं करना है ये। बहुत साल बाद गुनीत मोंगा जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे आग्रह किया कि मैं उनकी फिल्म आ रही थी ये कोविड के बाद सानिया मल्होत्रा की जो फिल्म आई थी, सॉरी मैं नाम बोल रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं गाने लिखूं, और अरिजीत म्यूज़िक कर रहे थे, पगलेट। तो मैंने कहा मैं तो गाने लिखना छोड़ चुका हूँ, मैंने तो उनकी अरिजीत हैं, तो हमने लिखे। बहुत साल बाद मैंने फिल्म में किसी गाने लिखे, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने गाने बनाना छोड़ दिया था, मुझे उसमें आनंद आता है। तो इस बीच मैंने फिर गायक के तौर पे भी एक एल्बम किया था। अभी सेकंड एल्बम में मेरा अभी भी आया हुआ है, उसका एक गाना है, बाकी आने वाले हैं। तो जो वर्ड मैंने यूज़ किया, स्वांतः सुखाय, अपने मन के अंतर के सुख के लिए, सबसे पहले मैं वो करता हूँ। ये मैं बाज़ार के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मैं ऑडियंस के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ऑडियंस के लिए को सोच के बनाया तो फिर मैं सोचूंगा नहीं ये थोड़ा यहाँ मसाला डाल देता हूँ क्योंकि ऑडियंस को अच्छा लगेगा। जैसे आपने कहा कि ऐसा कहते हैं लोग कि ऑडियंस को यही अच्छा लगता है, तो आप फिर वो बनाना छोड़ देते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो बनाने आप आए थे। अब मैं समझ सकता हूँ कि बाज़ार की मजबूरियाँ हैं वगैरह वगैरह, तो मैं कहता हूँ कि बड़े मेन स्ट्रीम में, मेरा छोटा मेन स्ट्रीम है, मेरे रिस्क्स छोटे हैं, मेरे बजट्स छोटे हैं, लेकिन मैं लगातार फिल्में बनाता रह पाऊँ, ये मैं अपने लिए संभव कर रहा हूँ। इस बीच अगर कभी लगा कि किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए, बड़े प्लेटफॉर्म के लिए कुछ ऐसा हम कर रहे हैं जो जिसमें मेरी और उनकी शर्तें मैच कर रही हैं, तो ठीक है। मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि हमने एकदम हमेशा के लिए मना कर दिया, लेकिन अपनी तरह से, अपनी शर्तों पे काम, अपनी वैल्यूज़ के साथ और एंटरटेनिंग काम, वो हमें करते रहना है। हाँ सर, आपकी जो कूद है ये मतलब किसी रियल चीज़, या मतलब इसकी स्टोरी कैसे लिखी, किसने लिखी है, पहली चीज़, और दूसरी किस चीज़ पे ये बेसिकली बेस्ड है, मतलब स्टोरी जो है? तो कूद इसको लिखा है अनुलता राज नायर, जो हमारी जो राइटर्स की मंडली है उसको हेड करती हैं, और बहुत जानी पहचानी राइटर हैं। उनकी बहुत सैकड़ों कहानियाँ मैंने सुनाई हैं हमारे शो पर। वो भोपाल में रहती हैं। इसके जो डीओपी हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, वो अभिषेक वर्मा हैं, मेरे चीफ एडी रीतम नंदी हैं। बहुत अच्छी टीम है हमारी। ये असली घटना से तो प्रभावित नहीं है, लेकिन असली लोगों के बारे में हमने कल्पना की कि दो असली लोग जिनके बारे में हम जानते थे कि अगर वो ऐसी सिचुएशन में आते तो क्या होता। क्योंकि राइटर के लिए यही सबसे बड़ी ताकत होती है कि व्हाट इफ़, फिर क्या होता, ये उसकी कल्पना कर सकता है। तो वो है, लखनऊ में ही शूट हुई है पूरी। और इसमें 2 गाने हैं और जो मैंने लिखे हैं और कंपोज किए और गाए हैं। तो बस। तो सर अगर और मेरे यूट्यूब चैनल पर कूद आएगी। अच्छा सर, तो आज रिलीज हो जाएगी, तो आपको जब तक ये आएगा तब तक आ गई होगी। तो जी सर। और सर मेरा ये एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब
लास्ट तो नहीं कह सकती, बहुत सारे सवाल हैं वैसे आपसे पूछने के लिए मेरे मन में। अगर आप पे कोई स्टोरी बनेगी तो उसका टाइटल आप क्या देंगे? द स्टोरी टेलर। द स्टोरी टेलर। कोशिश ये की है कि अलग अलग विधाओं में जो भी करें वो उसमें स्टोरी टेलिंग हो। तो सर अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से बेसिकली यूथ को अगर कोई स्टोरी टेलर बनना चाहता है या पत्रकार बनना चाहता है, मैं कहती हूँ डायरेक्टर या एक्टर बनना चाहता है, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? शॉर्टकट का इस्तेमाल ना करें। सबसे पहले किसी ऑडियंस को सोच के या किसी प्लेटफॉर्म या फॉर्मेट को सोच के कि ये अगर रील है तो 1 मिनट में चलती है, या ये प्लेटफॉर्म है तो इस तरह का कंटेंट यूज़ करता है, या ऑडियंस है तो फिर आपने अपने आप को सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। सबसे पहले खुल के खेलें, आपकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसके हिसाब से अपनी कला को प्रदर्शित करें, वो अपनी जगह बनाएगी। बिल्कुल आप एक रियल वर्ल्ड में रहते हैं, कई बार जो आपकी ऑडियंस है उसका रुझान भी आपको पता लगेगा और आप थोड़े अपने राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं अपने कॉर्नर्स का। लेकिन अगर सिर्फ वही बनाने लगे जो बिकता है या आपको जो लगता है वो बिकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो बिके, तो फिर अपनी भी आइडेंटिटी खो देंगे और शायद वहाँ भी सफलता की गारंटी नहीं रहेगी। कभी सफल भी हो सकते हैं, पर मेरे ख्याल से वो सच्ची सफलता नहीं होगी। तो अपनी वॉइस को ना खोएं, अपनी राइटिंग में, एक्टिंग में, जिस तरह से भी अपनी वॉइस को ना खोएं। ओके सर, स्टोरी टेलर के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? अगर मैं पूछूँ कि अगर एक बेस्ट स्टोरी टेलर या स्टोरी टेलर बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़? सबसे ज़रूरी है एम्पैथी, संवेदना, दूसरे के दर्द और खुशी को महसूस कर पाना, असल में महसूस कर पाना, नाटक के तौर पे नहीं, असल में महसूस कर पाना। अगर वो एम्पैथी आप में है तो वो आपके अभिनय में दिखेगी, वो आपकी आवाज़ में दिखेगी, आपकी आंखों में दिखेगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगी। और अगर वो एम्पैथी नहीं है तो वो डिस्कनेक्ट दिखेगा। कई बहुत अच्छे कमाल के कलाकार होते होंगे जो महसूस नहीं करते होंगे उस दर्द को जिसको वो अभिनीत कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम होंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छा स्टोरी टेलर बनने के लिए एम्पैथी बहुत बहुत ज़रूरी है। और एक फ्रेज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, बिकमिंग द अदर, दूसरा बन के दुनिया को देखना। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरी नज़र में। सर लास्ट क्वेश्चन, जो मोस्ट अब एज अ डायरेक्टर एक्टर आप आ ही गए हैं इंडस्ट्री में, आपने अपना एक अलग पार्ट शुरू कर दिया है इंडस्ट्री से हट के, जो कि बहुत कमाल का है सर। तो अभी इस टाइम पे धुरंधर का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, आपने देखी क्या धुरंधर मूवी? मैंने पहला पार्ट देखी थी। आपने सेकंड पार्ट देखा? सेकंड नहीं देखा अभी। सेकंड, तो उसके बारे में आपने सुना तो होगा ही, मतलब इतना ज़्यादा वो रील और उसमें चल चुकी है, तो आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहला पार्ट जब देखा तो मैं तब भी ये था कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है या एक तरह की सोच है इसमें। तो आप कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा है? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक पत्रकार के तौर पे तो आप सारी इंसिडेंट जो उसमें दिखाए गए हैं उनको आप सही मानते हैं कि हाँ ये सही है? हाँ, एक पत्रकार के तौर पे मैंने इतना कवर किया है कश्मीर को, टेररिज्म को, कि आपको पता है कि ये एक पत्रकार के तौर पे आपको पता है कि ये वो पक्ष है भारत के मॉडर्न हिस्ट्री का जो अक्सर आज के लोगों को पता ही नहीं है। अब तो कंधार हाईजैक, जिस पे मैंने किताब लिखी थी, वो भी आप लोगों से पूछ लीजिए, उनको नहीं पता है वो है क्या, वो था क्या, कैसे एक पूरा प्लेन हाईजैक हो गया और हत्या हो गई एक पैसेंजर की, और कैसे टेररिस्ट को छोड़ दिया गया और वगैरह, या कैसे उससे भी पहले पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिज्म रही है उसको बहुत बारीकी से हम लोगों ने कवर किया है। तो बिल्कुल भी नहीं। सेकंड पार्ट मैंने देखी नहीं है तो मैं उस पर बता नहीं सकता हूँ। तो आप एज अ डायरेक्टर एक्टर आप कहते हैं कि फाइन आर्ट है, मतलब एक बेस्ट मूवी है? तो ये तो अपनी अपनी परिभाषा है। क्या मैं ऐसी फिल्म बना सकता हूँ? नहीं। क्या मैं ऐसी फिल्म लिख सकता हूँ? नहीं।
मैं सिर्फ एक दर्शक के तौर पे देखने गया और उत्सुक भी था देखने को। वो अलग, मतलब मैंने पहली बार ऐसी फिल्म देखी जो इतनी वायलेंट थी। वायलेंस मुझे पसंद नहीं है, राइट। मुझे अपनी भी आंख बंद कर लेनी पड़ रही थी। तो बिल्कुल मेरा जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर की फिल्म थी वो। लेकिन मुझे लगता है कि जो बहुत कुछ ये कहा गया कि एक एजेंडा के तहत, एजेंडा तो हर फिल्म का होता है। कूद में भी मेरा एजेंडा है ना कि मैं एक पर्पसफुल मैसेज आगे करूं, ये मेरा एजेंडा है। तो क्या मैं एजेंडा फिल्म मेकर बन गया? तो ये भी बहुत आसान होते हैं ये लेबल्स, वो उन्होंने बनाई और अपने लेवल पे अपनी ईमानदारी से और अपने पूरे बखूबी टैलेंट से बनाई। गुड फॉर हिम। ओके, थैंक यू सर फॉर प्रियम शो। तो लास्ट एंड कर दूँ? यहीं पे कर दूँ? अच्छा ठीक है। तो अभी आपने अभी सारी बातें आपने सुनी नीलेश मिश्रा की कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, उन्होंने पहली बार वो एज अ डायरेक्टर और एक्टर आए हैं, उनकी फ़िल्म आ रही है, फीचर फिल्म है कूद। उन्होंने बहुत अच्छे से इस फिल्म को पूरी तरीके से डायरेक्ट किया है, उसमें एक्ट भी किया है। और जैसे उन्होंने बोला कि उसमें बिल्कुल भी ऐसी नहीं गाली गलौज और इस तरह का नहीं, वो एक अलग ही सिनेमा लेकर आ रहे हैं, एक अपनी अलग ही दुनिया में कह सकती हूँ कि उन्होंने दिखाया है, लोगों को दिखा रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि आप लोग जाके ज़रूर उसको देखें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो उन्होंने कही कि खुद को रखना, या ये नहीं कि जो सोसाइटी चाहती है उस हिसाब से खुद को प्रेजेंट करना। ज़रूरी है कि खुद को देखना कि खुद की खुशी क्या है, वो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू सर, आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, अपनी लाइफ से बताई और एज बेस्ट स्टोरी टेलर कैसे बन सकते हैं। थैंक यू सर 4 PM को अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू। वेरी मच।